हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। जो हमने पिछला पार्ट किया था, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 18 तक की बात की थी, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक जो है किसमें इंक्लूड होते हैं, राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो उसमें मैंने शायद गलती से फ्रंट पेज पे आर्टिकल 14 टू 35 मेंशन कर रखा है, तो वो आप जो है ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 12 टू 35 हैं। जो हमने उसमें डिस्कस किया था टॉपिक राइट टू इक्वालिटी का, वो 14 से 18 तक जो है आर्टिकल में होता है। और इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप किसी चैनल को या किसी पर्सन की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो वो सारी देखें कंटिन्यूटी में, ताकि अगर किसी वीडियो में कोई गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, तो आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो में वो एरर ठीक हो सके और आपको गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है वीडियोस इनकलकेट लर्निंग की, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए इनकलकेट लर्निंग को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल्स जो है वो आर्टिकल 19 से 22 तक इंक्लूडेड हैं। दूसरा जो है, हमें राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इतने बेसिक हैं कि हमें इन जनरल उनका सबको जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो और हमारी क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, किस किस चीज के लिए हम लड़ सकते हैं, या किस तरह के सवाल जो है वो हम अगले इंसान से पूछ सकते हैं अगर हम पे कोई बात आ जाती है। या पुलिस बाई चांस, कई बार होता है कि आप जो है पार्क में घूम रहे हैं, हो सकता है आप लड़का और लड़की जो है वो फ्रेंड हो और वो घूम रहे हो, तो कई बार उनसे क्वेश्चनिंग होती है, तो वो तरह की सिचुएशन आपके साथ ना हो और आपकी जो है क्या क्या राइट्स हैं, आपकी क्या राइट टू फ्रीडम है, वो आपके बारे में पता हो, तो आपको कम से कम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। शुरू करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट क्लोज है, आगे जो फर्दर ABCDEFG होंगे वो क्या है, सब क्लोज है आर्टिकल 19 के। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लोज क्या बोलता है हमें, फर्स्ट क्लोज का ए सब क्लोज जो है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपकी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने आप की बात रखने का, अपना नजरिया जो है व्यक्त करने का आपको फुल राइट होता है, और ये आपके फंडामेंटल राइट में आता है। आपको जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कोई इस बेसिस पे कि आपको दबा के रखा जाए। तो आपको राइट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेस जो है वो आपका आर्टिकल 19(1) के सब क्लोज ए में आपके पास जो है वो राइट होता है। अब दूसरा ये है, अब आपको ये जो ए से लेके जी तक याद करने हैं, आप इनको कंटिन्यूटी में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे पहला क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात किसके सामने रखेंगे, ऑब्वियसली वहां पे असेंबली होनी चाहिए, या कम से कम 5-10 लोग होने चाहिए जिनको आप बताएं। तो वो क्या हो जाता है, हमारा बी जो है वो सब क्लोज में क्या आता है कि टू असेंबल पीसफुली, पीसेबली या पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी अगर आपको प्रोटेस्ट करना है या अपनी बात व्यक्त करनी है और आप बहुत सारे लोग हैं, तो आप पीसफुली जो है, पीस के साथ, पीस मेंटेन करते हुए और बिना किसी हथियारों के वहां पे जमा हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपका पुलिस वहां से आपको नहीं हटाएगी अगर आप पीसफुली जो है कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं या अपनी बात व्यक्त कर रहे हैं। अब जो है आप अपनी बात व्यक्त करेंगे, तो हो सकता है आपकी जो है एसोसिएशन हो या यूनियन हो, तो वो एसोसिएशन और यूनियन बनाने का जो है वो भी आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो कि सी सब क्लोज में आएगा। उसके बाद है डी सब क्लोज की टू मूव फ्रीली विद थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप देश में कहीं पर भी जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप घूम रहे हैं और आपको कोई जगह अच्छी लगती है और आप वहां पे जॉब करना चाहिए या सेटल डाउन होना चाहिए, तो वो भी आपका फंडामेंटल राइट में आएगा, जो कि हमारा ई सब क्लोज में मेंशन है कि टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो है आप कहीं पे भी सेटल डाउन हो सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं। अब आप इस चीज को ये कंफ्यूज ना करें कि आप जो है कहीं पे भी खुद का मकान या जमीन लेके रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं जब लैंड जो है एग्रीमेंट्स की या फिर लैंड से रिलेटेड जो लॉज हैं उनकी बात आती है। तो आप रह सकते हैं, लेकिन वहां पे आप जमीन खरीद सकते हैं या नहीं, वो एक बिल्कुल टोटली अलग बात हो गई, उसके लिए अलग से लॉज हैं। तो इसमें क्या है कि आप जो है डी में फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, और ई के अकॉर्डिंग क्या है कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
जी सब क्लोज की जब हम बात करते हैं तो टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, यानी आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहें या कोई भी प्रोफेशन चूज करना चाहें तो वो आपका फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लोज के अंडर जी सब क्लोज में। तो इसमें क्या हो जाता है, लेकिन सरकार जो है वो इस चीज पे क्वालिफिकेशंस लगा सकती है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपने इंजीनियर बनना है और ये मेरा जो है फंडामेंटल राइट है कि मैं इंजीनियर बनूं, ऑब्वियसली है, लेकिन बिना डिग्री के आप नहीं बन सकते। आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैटर करती है। तो प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन या किसी भी जो है बिजनेस या ट्रेड के लिए अगर कुछ जरूरी है कि आप इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको डिग्री चाहिए बीटेक की, या फिर आपको डॉक्टर जो है बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, तो वो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। आपको टीचर बनना है तो आपके पास बीएड जो है बीएससी बीएड या एमएससी बीएड कुछ चाहिए, बेसिकली आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड की डिग्री। तो वो क्या है, ये जो है इस टाइप की प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं, इनको आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं बोल सकते कि जो है मेरा राइट टू ये प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, लेकिन सरकार जो है वो इस चीज पे पाबंदी लगा रही है तो आप केस कर दें, तो वो नहीं होगा। इसलिए प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस जो है वो सरकार लगा सकती है, स्टेट जो है वो लगा सकता है। अब क्या ये जो राइट्स हैं हमारे, ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूट राइट्स हैं जो हमने अभी 19 आर्टिकल में बात की कि बोलने का अधिकार या फिर पीसफुली असेंबल होने का अधिकार, तो ये जो सारे के सारे हैं इन सब पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जो स्टेट की तरफ से होती हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो वो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं हमारे 19 आर्टिकल के अंदर जो क्लोज हैं उनमें वो रेस्ट्रिक्शंस मेंशन है। जैसे ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें 19 का सेकंड क्लोज, इसमें क्या मेंशन है कि नथिंग इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1, यानी कि ये टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि इसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि जो सरकार है या जो कोई लॉ बनाया गया है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है या कोई लॉ सरकार जो है बनाने वाली, तो आप उसके थ्रू अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाई जा रही है, लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस बेसिस पे होनी चाहिए, वो बेसिस इन्होंने दे दिया कि सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, यानी कि मान लीजिए आप किसी पोजीशन पे हैं या मतलब आप बिजनेसमैन हैं, आप ये लगा लीजिए, और आप जो है दूसरे देश के साथ जो है संबंध में कोई ऐसा कमेंट पास कर देते हैं कि उनको जो है वो बुरा लग जाता है, तो वो फ्रेंडली रिलेशन जो है उस देश के साथ हमारे देश के पहले अच्छे थे लेकिन आपकी स्टेटमेंट के बाद वो गड़बड़ा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उस दौरान वो आपका राइट टू स्पीच जो है वो नहीं माना जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तभी जो है आपने नोटिस किया होगा कि आजकल ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं हर किसी चीज को सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या एंटी नेशनल जो है उस चीज को बोल के कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये चीज मेंशन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये जो है अब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या फ्रेंडली रिलेशन या नेशनैलिटी, ये चीज जो है वो सब्जेक्टिव एरिया हो जाता है, तो वो सब्जेक्टिविटी की वजह से, वो सब्जेक्टिविटी फिर बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा, तो एक बार के लिए जो है पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है सिर्फ इस बेसिस पे कि वो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को जो है वो हार्म कर रहे थे देश की, एटलीस्ट उस टाइम के लिए वो मुद्दा वहां पे सुलट जाता है। तो ये चीज जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कई बार इसका जो है खुद की इंटरप्रिटेशन की वजह से गलत हो जाता है कुछ लोगों के साथ, तो लेकिन रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कई बार डिफेमेशन के जो केसेस होते हैं वो भी फाइल किए जाते हैं, तो वो क्या है कि आपका राइट टू स्पीच दूसरे के लिए जो है इंटरफेरेंस ना बने, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, जो हमारी रेस्ट्रिक्शन है, ये जो एक सब क्लोज है हमारा, इसकी रेस्ट्रिक्शंस हमारे 19 के बी सेकंड क्लोज में मेंशन है। ऐसे ही जब हम थर्ड में बात करेंगे 19 का, आर्टिकल 19 का थर्ड क्लोज, उसमें क्या मेंशन है कि नथिंग इन सब क्लोज बी, यानी जो हमारा सेकंड वाला पार्ट था, ये जो बी था कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, तो वो चीज में भी क्या आ जाता है, सेम वही रेस्ट्रिक्शंस। तो कंक्लूजन अगर मैं आपको बता के चलूं तो ये जो हमारे ये जो ए से लेके जी तक सब क्लोजेस हैं जो हमारे राइट टू फ्रीडम है, इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ,
इनमें मेंशन है, 6th में भी मेंशन है, जी तक, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन है कि 5th जो है 19 का 5th क्लोज जो है वो डी और ई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, 19 का 4th जो है वो सी सब क्लोज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, 3rd जो है वो बी सब क्लोज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, 2nd जो है वो ए सब क्लोज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, मतलब क्या उनका थोड़ा सा भी वायलेशन अगर कोई करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, तो वो नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल वाइज हम फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन स्टेट की जब बात आती है तो इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑलरेडी लगी हुई है, तो एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट्स जो है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 की जब हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस यानी कि आपने कोई भी जो है गलत काम या कुछ भी किया है उल्टा सीधा काम, उसके बाद कन्विक्शन यानी कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है, आपकी जो मतलब आपको अपराधी ठहराया गया है, बेसिकली कन्विक्ट आप जो है बना दिया गया है आपको, तो उसके अगेंस्ट क्या क्या प्रोटेक्शन है आपके पास, यानी अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो वो उसके बाद आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, तो उस चीज की यहाँ पे बात की गई है। तो आर्टिकल 20 का क्लोज 1 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। यानी कि ये मान लीजिए कि आज जो है मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ पर्टिकुलरली आपको, कि कोई भी आपने जो है गुनाह कर दिया, उसके बाद आपको जो है अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो जो है कि आपको किस चीज के लिए अरेस्ट किया जा सकता है वो चीज इसमें बता रखी है कि कोई भी पर्सन जो है उस किस चीज के अलावा किसके लिए अरेस्ट हो सकता है, बेसिकली वो कि आपने किसी भी लॉ को वॉयलेट किया है और उस लॉ में जो है जो आपने काम किया है उसको ऑफेंस या जो है गुनाह ठहराया गया है, तो उस चीज के लिए आपको अरेस्ट किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन nor be subjected to a penalty greater than that which might have inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। यानी कि मान लीजिए आपने आज 2021 में कोई गुनाह कमिट कर दिया, उसके लिए पर्टिकुलर कोई लॉ है और उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको 5 या 10 साल की सजा हो रही है, लेकिन कल को अभी आपने गुनाह कब किया है 2021 में, लेकिन 2022 में जो है कोई एक और लॉ लेके आते हैं, उसी के बाद जो ये लॉ था इसी के ऊपर जो है एक लॉ लाया जाता है जिसमें वो जो आपने वो गुनाह किया है उसकी सजा अगर 10 साल थी और अब उसकी सजा क्या कर दी 20 साल, तो आपने जब गुनाह किया था उस टाइम पे जो लॉ था उसमें सजा थी 10 साल, तो आपको वही होगी, यानी कि आप ग्रेटर पेनल्टी नहीं लगा सकते, आपको वही पेनल्टी या वही सजा देनी है जो कमिट किया है जिस टाइम पे आपने गुनाह किया है, उस टाइम पे जो है जिस लॉ में जो प्रावधान है उसके बेसिस पे चीजें होंगी। कल को अगर कोई नया लॉ आ जाता है, उसमें कोई नई पनिशमेंट आ जाती है, तो वो फिर नए गुनाह पे या उस टाइम पे जो कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या चीज है कि आपका जो टाइम है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि आपने वो ऑफेंस कब किया है वो चीज मैटर करती है, उसके अलावा आपके ऊपर ग्रेटर पेनल्टी जो है वो नहीं लग सकती। ये जो है आर्टिकल 20 के फर्स्ट क्लोज का कहना है। सेकेंड क्लोज की जब हम बात करते हैं तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसका एक बहुत जो है इजी सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपने एक मूवी भी देखी हो अमिताभ बच्चन की, तो उसमें एक चीज मेंशन है कि एक ही गुनाह की जो है 2 बार सजा नहीं मिल सकती। उसमें क्या चीज बोली गई है कि मान लीजिए एक उसमें शायद अमिताभ बच्चन को ऐसा होता है कि किसी के मर्डर के केस में जो है वो सजा हो रही होती है, वो सजा होने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो इंसान जिंदा है, तो अब अगर वो जो जिस कमिट की यानी उन्होंने सजा किस चीज की भुगती थी कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है, तो अगर अब वो उसका मर्डर कर भी देते हैं तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी के मर्डर की सजा जो है वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं। तो 2 बार जो है सेम कमिटमेंट के लिए यानी सेम ऑफेंस के लिए सेम गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही बार आपको सजा मिलेगी। तो बाद में जब उनको पता चलता है कि अगर अब मैं इसको मार भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ऑलरेडी जो है मैं उसकी सजा तो भुगत चुका हूँ, उसी के मर्डर के केस में जो है सजा हुई है। तो ये चीज जो है ध्यान रखने वाली है कि आपको किसी भी सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार सजा जो है वो नहीं हो सकती। फिर जो
थर्ड क्लोज है वो क्या बोलता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी आप अपने ही केस में गवाह नहीं बन सकते। आपने कोई केस किया है और उसमें आपको डिफेंड करनी है चीजें, तो विटनेस जो है आप अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते कि मैं अपने जो है अपने इस फेवर में गवाही दे रहा हूं। तो वो चीज जो है इसमें थर्ड क्लोज में मेंशन है। फिर आता है आर्टिकल 21, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम सबको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 में क्या मेंशन है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ his life or personal liberty except according to the procedure established by law। अब आपको जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल चॉइसेस की जो है वो बात इसमें की जा रही है कि आपका जीने का, अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेप्ट आ गया इसमें, ये इसको एब्सोल्यूट नहीं बनने देता। इसमें क्या आ जाता है कि जो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड है लॉ में या जो जो लॉ बने हुए हैं ऑलरेडी, उनके अकॉर्डिंग आपको ठीक से चलना है, उसके बाद आप जो है अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये नहीं है कि आप कोई कमिट कर रहे हैं, आपने जो है कोई गुनाह कर दिया या आप किसी चीज के लिए कन्विक्ट जो है दोषी पाए गए, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आई हैव राइट टू लाइफ या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो चीज नहीं होगी। तो लॉ के अगेंस्ट जाके आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के भी एक्सेप्शन किया जाता है कि आपको एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर जो है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। 21A जो है आर्टिकल, वो बाद में इंक्लूड किया गया, जो कि हम पहले भी किसी वीडियो में बात कर चुके हैं, RDE में हमने बात की थी इसी बारे में। तो आर्टिकल 21A जो है, ये जो कैपिटल A है ये आपको ध्यान रखना, आप इसको स्मॉल a नहीं लिख के आएंगे। तो द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो स्टेट प्रोवाइड करेगा, और ये उन बच्चों का फंडामेंटल राइट है। अब आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। डिटेंशन यानी कि ये अरेस्ट और डिटेंशन एक ही बात है, देखा जाए तो गिरफ्तारी की ही बात हो रही है इसमें। लेकिन अरेस्ट में यूजुअली अरेस्ट वर्ड कब यूज करते हैं, जब आपने वो गुनाह किया हो या आप जो मतलब वो चीज हो चुकी है। डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन आप एक टर्म देखेंगे, वो क्या होता है, प्रिवेंट कर रहे हैं आप किसी भी गुनाह को होने से, क्राइम को होने से रोक रहे हैं। यानी कि कई बार होता है कि इस इंसान पे शक था, उस बेसिस पे इसको जो है प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया है, यानी कि वो जो क्राइम ये करने वाला था इंसान, उसको रोकने के लिए उसके क्राइम करने से पहले ही उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर हम पुलिस की लैंग्वेज में बोले तो धरा जा रहा है। तो उन्होंने बेसिकली क्राइम होने से पहले ही रोक लिया, और जो व्यक्ति क्राइम करने वाला था शायद, जिस पे उनको शक है, उसको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया। अब आर्टिकल 22 में जो है फर्स्ट क्लोज की जब हम बात करें तो ये क्या है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है और वो व्यक्ति रीजन जानना चाह रहा है कि किस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो बताना पड़ेगा। वो जानना उसका फंडामेंटल राइट है कि कोई भी पर्सन को अगर कस्टडी में लिया जा रहा है तो उस पर्सन को बिना इन्फॉर्म किए आप कस्टडी में नहीं ले सकते, वो पुलिस जो है बताएगी उसको। एज सून एज मे बी of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult। अब जो है अपने लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, यानी कि अब उसको पकड़ तो लिया, उसको रीजन भी बता दिया कि आपको इस वजह से अरेस्ट किया गया है, लेकिन उसके बाद जो है अगर आपने मूवीज में सीरियल्स में देखा हो तो वो बोलते हैं कि मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, तो वो उनका राइट है, यानी कि वो अपनी मर्जी के लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि लॉयर से, अपने मर्जी के लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो 22 के क्लोज 1 में मेंशन है कि एक तो जब अरेस्ट किया जा रहा है किसी को, उसको रीजन बताया जाएगा, ये उसका राइट है, और दूसरा जो है उसको राइट टू कंसल्ट है अपने किस चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से बात करने, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 22 का क्लोज बी, सेकेंड क्लोज जो है हमारा, उसमें क्या है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। यानी कि अरेस्ट कर लिया, फर्स्ट क्लोज में क्या बताया गया कि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, दूसरा आपके लीगल प्रैक्टिशनर से जो है आपकी बात भी करवा दी गई, आपने कंसल्ट कर लिया। जो आपका सेकंड, ये जो आर्टिकल 22 का सेकंड क्लोज है वो बात करता है कि आपके अरेस्ट होने के
24 घंटे के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और वो फिर आपके बारे में बताएगा कि आगे क्या करना है। तो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको पेश किया जाए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है थर्ड, यानी कि नथिंग इन क्लोज 1 एंड 2। अब इसके ऊपर तीसरे क्लोज में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी फर्स्ट और सेकंड पे, यानी कि आपको राइट्स दिए जा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो अब फर्स्ट और सेकंड क्लोज में ऐसा कुछ नहीं है जो अप्लाई करेगा इन पे, यानी कि टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन, यानी कि वो जो टेररिस्ट के बिना पे या जो है देश का दुश्मन है उस बेसिस पे जब गिरफ्तारी होती है तो उस टाइम पे जो है ये जो दोनों के दोनों राइट हैं ये वहां पे खत्म हो जाते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि क्राइम होने से पहले ही जो है उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है जो कि क्राइम शायद करने वाला था शक के बिना पे, तो वो क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव यानी बचाव के लिए, किस चीज का बचाव, कोई भी क्राइम होने से पुलिस बचा रही है और उसकी वजह से डिटेन कर रही है वो किसी को, यानी अरेस्ट कर रही है। तो उस टाइम पे जो है जो इस टाइप के लॉज हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है NSA, जो उसके बेसिस पे अगर गिरफ्तार किया जाता है, या कोई और लॉ है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो है किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, उस केस में ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो अप्लाई नहीं होते। फिर आता है फोर्थ, 3 की हमने बात की, फर्स्ट की, सेकंड की, राइट की बात की, थर्ड में उसी की रिस्ट्रिक्शन आ गई कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके एक्ट लॉ के थ्रू की जा रही है तो वो क्या होगी, फर्स्ट और सेकंड नेग्लेक्ट हो गए। अब आता है फोर्थ क्लोज, यानी कि नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर लोंगर पीरियड देन 3 months। यानी अब आपने क्या किया अब आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट था उसमें हमने बात की कि आपको अरेस्ट होने के लिए रीजन बताया जा रहा है, आपको प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने की अनुमति मिल रही है। सेकंड में हमने बात कर ली कि आपको जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। थर्ड में हमने बात की प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे अगर आपने किसी को पकड़ा है तो वो क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आप अरेस्ट मैक्सिमम 3 महीने तक कर सकते हैं, यानी कि 3 महीने से ज्यादा अगर आपको किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे, यानी कोई लॉ ऐसा नहीं होगा जो कि प्रोवाइड करेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे पकड़ लिया और 3 महीने से ज्यादा आप जो है उस शक के बिना पे उनको पकड़े बैठे हैं। अगर आपको 3 महीने से ज्यादा आप किसी व्यक्ति को जो है कस्टडी में लेना है तो उसकी कंडीशंस हैं आपके पास 2। पहली है कि एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्संस हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि एक एडवाइजरी कमेटी होगी जिसमें क्वालिफाइड लोग होंगे और वो क्वालिफिकेशन क्या है कि वो क्वालिफिकेशन जो कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट की होनी चाहिए, यानी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उस क्वालिफिकेशन के लोग जो है वो इस एडवाइजरी बोर्ड में होंगे। उस एडवाइजरी बोर्ड जब वो एडवाइजरी बोर्ड आपको परमिशन देगा, आपने जो है वहां पे सिचुएशंस पेश की हैं कि किस वजह से जो है आप उनको और फर्दर जो है कस्टडी में लेना चाह रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे, वो फिर डिसाइड करेंगे कि 3 महीने से ज्यादा उस इंसान को कस्टडी में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एडवाइजरी बोर्ड जो है यहाँ पे एक्सेप्शन में आ गया। फिर आता है सच पर्सन इज डिटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लोज A and B ऑफ क्लोज 7। पॉइंट वही आ गया, या तो पार्लियामेंट का कोई लॉ ऐसा हो जो आपको ये चीजें प्रोवाइड करे, या फिर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो आपको क्या करे, परमिशन दे, तब जो है आप जो है 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे किसी व्यक्ति को कस्टडी में रख सकते हैं, वरना आप उसको कस्टडी में 3 महीने तक नहीं रख सकते, 3 महीने के बाद। फिर आता है 5th क्लोज, व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। यानी अब जिस अथॉरिटी ने, मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे अरेस्ट किया है, तो ये कोशिश की जाएगी, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए तो 3 महीने तक आप उसको रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 महीने खत्म
होने को हो तब उससे पूछताछ शुरू करें। तो आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, जिस ग्राउंड पे आपने, जिस ऑर्डर के बेसिस पे, जिस ग्राउंड पे या जिस शक के बिना पे आपने उसको अरेस्ट किया है, आप उसके बारे में उससे जल्दी से जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उससे पूछताछ जो है वो चालू रखें, उस पूछताछ जारी रखें या शुरू करें पूछताछ को, ताकि उसके पास जो है जल्दी से जल्दी अपॉर्चुनिटी हो अपने आप को प्रेजेंट करने की उस ऑर्डर के अगेंस्ट, की उसके पास सफाई देने का या उसके पास एविडेंसेस जो है रखने का मौका उसको जल्दी मिले। फिर आता है सिक्स्थ क्लोज, जिसमें नथिंग, अब फिफ्थ क्लोज का एक्सेप्शन आ जाता है इसमें, नथिंग इन क्लोज फिफ्थ shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considered to be against the public interest to disclose। अब जो है कुछ जो पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे कई बार जब बातें छुपाई जाती हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट के यानी कि देश के हित में लगा लीजिए या पब्लिक के या सोसाइटी के हित में या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई चीज है तो वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। या फिर हम ये इस तरीके से ले सकते हैं इस क्लोज को कि आपको जो है नेशनल सिक्योरिटी का या उन चीजों का या पब्लिक सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना है कि आप जो है किस चीज को डिस्क्लोज कर रहे हैं और किस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये अथॉरिटी के लिए आ जाता है, अथॉरिटी की बात है इसमें, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। फिर आता है सेवंथ क्लोज हमारा आर्टिकल 22 में, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board। यानी कि इसमें जो है पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है उन चीजों को कि आपने अरेस्ट किया है और क्या किया आपने, एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन के बिना या उनके ओपिनियन के बिना 3 महीने से ज्यादा आप डिटेन कर रहे हैं जो भी पर्सन को जिसको आपने अरेस्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो लॉ जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है। फिर है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 4। यानी जो हमने क्लोज 4 21 का जो फोर्थ क्लोज था उसके जो ए पार्ट में हमने बात की थी उससे रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसा लॉ प्रिस्क्राइब कर सकती है जहां पे जो है उनके ओपिनियन की जरूरत ना पड़े और वो डायरेक्ट जो है वहां पे क्या कर सके, 3 महीने से ज्यादा डिटेन करने के प्रावधान हो, तो पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना सकती है किसी सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। ठीक है जी, तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।